नमस्कार मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि भूगोल के उपागम कौन कौन से हैं, जिसमें हमने देखा था क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम और क्षेत्रीय विभिन्नता या स्थानीय उपागम के बारे में हमने बात की थी। ठीक है दोस्तों, आज पिछले वीडियो का ये पार्ट 2 है और पिछले वीडियो का और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं हम जो बचे हुए उपागम हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसके बाद आपका उपागम है भूदृश्य उपागम यानी लैंडस्केप अप्रोच। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भूदृश्य होता क्या है। वैसे हमने कई बार बताया है आपको कि भूदृश्य का अभिप्राय किसी क्षेत्र की संपूर्ण विशेषताओं की समष्टि यानी योग से है जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, यानी हम जिसे देख या सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो भूदृश्य है उसे हम एक शब्द में, एक लाइन में अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं तत्वों का समूह। तत्वों का समूह क्या कहलाता है? आपका भूदृश्य कहलाता है। ठीक है, जिसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार भूदृश्य या दृश्य भूमि भूतल के बाह्य स्वरूप की ही अभिव्यक्ति है, जिसकी रचना में स्थल, वनस्पति और मानव विन्यास का योगदान होता है। ठीक है, अब कुछ विद्वान हैं जो इसे अलग अलग शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। जैसे हार्टसोन के शब्दों में हार्टसोन कहते हैं कि भूदृश्य के साथ प्रकृति की अभिव्यक्ति उसके रंग, उसके रूप में होती है, जिसे देखा तथा अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसने परिभाषित किया है? हार्टसोन महोदय ने। इसके बाद अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्लो सावर ने 1925 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप यानी भूदृश्य की आकार की। दोस्तों, ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, तो इसे आप याद रखेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप किसकी है? कार्लो सावर की। कार्लो सावर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कब लिखी थी उन्होंने? तो 1925 में लिखी थी। ठीक है, तो में भूदृश्य शब्द का प्रयोग दृष्ट तथ्यों यानी कि दिखाई देने वाले तथ्यों के समुच्चय और क्षेत्र दोनों अर्थों में किया है। यानी उन्होंने क्या कहा कि दिखाई देने वाले तत्व भी भूदृश्य हैं और क्षेत्र जो होता है वो भी भूदृश्य ही होता है। कार्लो सावर ने भूदृश्य को दो वर्गों में विभाजित किया है, प्राकृतिक भूदृश्य यानी नेचुरल लैंडस्केप और सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप। उनके अनुसार संपूर्ण भूदृश्य में यदि प्राकृतिक तत्वों के समुच्चय स्वरूप है, ठीक है, जैसा हमने कहा भूदृश्य क्या है? तत्वों का समूह है। ठीक है, अगर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है तो आपका वो प्राकृतिक भूदृश्य है, और अगर सांस्कृतिक तत्वों का भूदृश्य समुच्चय है तो वो क्या है? सांस्कृतिक भूदृश्य है। ठीक है, जबकि भूदृश्य क्या है? तो तत्वों का समुच्चय यानी तत्वों का समूह या समुच्चय एक ही बात है। ठीक है, को प्राकृतिक भूदृश्य तथा मानवकृत यानी सांस्कृतिक समस्त तत्वों के समुच्चय स्वरूप को सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए भौगोलिक तत्वों की प्रकृति के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार? भौगोलिक तत्वों की प्रकृति के अनुसार या विशेषता के अनुसार भूदृश्य को दो प्रधान श्रेणियों में रखा जाता है, प्राकृतिक भूदृश्य और सांस्कृतिक भूदृश्य। ठीक है, प्राकृतिक भूदृश्य क्या होता है? प्रकृति या प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निर्मित है और इस पर मानव क्रियाकलाप का प्रभाव नहीं पाया जाता। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटी, दरार घाटी, हिमनद, फियोर्ड, तट, जलोढ़, पंख, जलप्रपात, वन, समुद्र आदि सभी क्या हैं? आपके प्राकृतिक भूदृश्य हैं, जिसमें मानव का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप मानव के संवर्ग, संसर्ग और मानव की क्रियाकलाप का परिणाम होता है। ये मानव निर्मित, मानव द्वारा प्रभावित, यानी कि वो बता रहे हैं कि किस प्रकार का हो सकता है, यानी मानव के द्वारा निर्मित भी हो सकता है, मानव द्वारा प्रभावित भी हो सकता है, रूपांतरित भी हो सकता है और संशोधित भी हो सकता है, किंतु ये प्राकृतिक भूदृश्य से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, एक प्रमुख भौगोलिक कारक के रूप में मनुष्य प्राकृतिक
भूदृश्य में परिवर्तन करके सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। जैसे एक तरफ पर्यावरण है या प्रकृति है, एक तरफ मानव है, तो मानव क्या करेगा, इस प्रकृति में परिवर्तन करेगा, संशोधन करेगा या उसका निर्माण करेगा। तो इससे किस भूदृश्य का निर्माण करता है, वो सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित जो कुछ सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, जैसे ग्रह यानी घर, ग्राम, नगर, सड़क, रेल मार्ग, नहर, खेत, फसलें, चारागाह, बाग बगीचे, कल कारखाने, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि सांस्कृतिक भूदृश्य के ही प्रमुख घटक हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जहाँ पर भी हैं आज आप बैठे हैं, खड़े हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसके आपके आसपास जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसे मानव ने बनाया है, वो सब क्या है, सांस्कृतिक भूदृश्य है। ठीक है, और जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया वो क्या है, वो प्राकृतिक भूदृश्य है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखने में आसानी होगी। अमेरिका में भूदृश्य की संकल्पना जर्मनी से पहुंची थी। यानी कि जो भूदृश्य की संकल्पना है उसका विकास कहाँ से हुआ था, जर्मनी में, और जर्मनी से फिर वह अमेरिका में पहुंची। जर्मनी में लैंडस्केप शब्दावली का प्रयोग भूदृश्य के संदर्भ में और लगभग उसके समानार्थी के रूप में ही किया जाता है। यानी जर्मनी में भूदृश्य को क्या कहा जाता है, लैंडस्केप। आटो स्ल्यूटर होगा, यहाँ पे से होगा, स्ल्यूटर ने 1906 ने किसी भी क्षेत्र में आँखों से अनुभूत की जाने वाली दृश्य सत्ता की समष्टि को लैंडस्केप की संज्ञा दी है और इसे भूगोल का विशिष्ट विषय बताया है। ठीक है, तो किसने बताया, आटो स्ल्यूटर ने, कि कहीं पर भी दिखाई देने वाली जो दृष्ट सत्ता है उसे हम लैंडस्केप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होमियोर, हम्बोल्ट, रिटर, ओपेल, बियर, एल्यूटर, फ्राउवेल आदि जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने लैंडस्केप शब्दावली का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया है। इसलिए लैंडस्केप का अंग्रेजी अनुवाद लैंडस्केप का भी कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिसे जर्मनी में लैंडस्केप कहते हैं, यानी कि भूदृश्य के लिए लैंडस्केप का प्रयोग करते हैं, उसे ही बाद में अंग्रेजी में लैंडस्केप शब्द यानी कि भूदृश्य के लिए लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद अगला है आपका उपागम, पारिस्थितिकी उपागम यानी इकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकोलॉजी होती क्या है, यानी पारिस्थितिकी क्या होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक जीव के चारों तरफ पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों के समूह को हम क्या कहते हैं, उसकी पारिस्थितिकी कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो अगर इकोलॉजिकल अप्रोच है तो उसमें किस चीज़ की बात कही जा रही होगी। जाहिर सी बात है कि एक मनुष्य के चारों ओर पाए जाने वाले पर्यावरण के संबंधों की बात ही की जा रही होगी। ठीक है, देख लेते हैं। इसके अंतर्गत भूतल के किसी प्रदेश या भूखंड में रहने वाले मानव समूह तथा वहाँ के पर्यावरण के मध्य स्थापित अंतर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि पारिस्थितिकी उपागम में एक तरफ पर्यावरण खड़ा है और एक तरफ मानव खड़ा है, तो इन दोनों में क्या संबंध पाया जा रहा है। ठीक है, यानी इसी अंतर संबंध पर चर्चा की जाती है इकोलॉजिकल अप्रोच के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार भौगोलिक अध्ययन को मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी कहते हैं, जिसे H.H. बैरोज ने दिया। ये हमने पहले भी बताया है कि मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना किसने दी थी, तो H.H. बैरोज ने दी थी। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय तत्वों का प्रभाव मानव समाज तथा उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रियाओं तथा प्रतिरूपों पर पड़ता है। यानी कि जो पर्यावरण के तत्व हैं उसका प्रभाव मानव पर पड़ता ही पड़ता है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी रूपों में पड़ता है। ठीक है, मानव पर्यावरणीय दशाओं जैसे उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, खनिज, जलाशय, प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु आदि से प्रभावित होकर उनके साथ केवल अनुकूलन, ठीक है, यानी उनसे प्रभावित होकर केवल अनुकूलन यानी एडॉप्शन ही नहीं करता, बल्कि अपनी शक्ति एवं कौशल के अनुसार परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। ठीक है, यानी कि प्रकृति के सामने मनुष्य हाथ जोड़कर खड़ा नहीं होता है, यानी अनुकूलन नहीं करता है, अपनी शक्ति के अनुसार या कौशल या योग्यता के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करता है और परिमार्जन भी करता है। और इसके बाद जिसका निर्माण होता है
वह सांस्कृतिक तथ्यों और सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों का मनुष्य अपनी योग्यता और कुशलता के अनुसार परिवर्तन या परिमार्जन करके सांस्कृतिक तत्वों या सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव और पर्यावरण के बीच क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है और उसके अनुसार ही किसी देश काल में संस्कृति के विकास की दिशा और सीमा निर्धारित होती है। इस प्रकार मानव और पर्यावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया के अनुसार विकसित भौगोलिक प्रतिरूपों के विश्लेषण की विधि को पारिस्थितिकी उपागम कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप कि मानव और पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले संबंध, अंतर संबंध का अध्ययन किस उपागम में किया जाता है, तो पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना होता है कि किसी प्रदेश में रहने वाले मानव समाज को वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण ने किस प्रकार और किस सीमा तक प्रभावित किया है। ठीक है, यानी पर्यावरण ने मनुष्य को किस सीमा तक प्रभावित किया है और किस प्रकार प्रभावित किया है, यह निर्धारित किससे होता है, तो पारिस्थितिकी उपागम से ही होता है। और साथ ही यह विश्लेषण करना भी होता है कि मानव ने अपने ज्ञान, शक्ति और कौशल के उपयोग से अपने पर्यावरण को किस प्रकार और किस सीमा तक परिवर्तित करके उसका उपयोग भी किया है। ठीक है, तो ये भी बताना होता है किस उपागम में, पारिस्थितिकी उपागम में। इस उपागम के मानव द्वारा अपने पर्यावरण से अनुकूलन यानी एडेप्टेशन करने की विधि या मात्रा के साथ ही पर्यावरणीय समायोजन यानी इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट की व्याख्या भी सम्मिलित होती है। मानव भूगोल के तत्वों के अध्ययन में पारिस्थितिकी उपागम एक महत्वपूर्ण विधा है। इसके अंतर्गत इस बात पर विचार किया जाता है कि किसी तत्व या तथ्य के स्थानिक वितरण प्रतिरूप को पर्यावरणीय कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है, कृषि, उद्योग, यातायात, जनसंख्या, अधिवास, भाषा, धर्म, रीति रिवाज आदि के वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन इसी उपागम के अनुसार ही किया जाता है। किसी प्रदेश में रहने वाले लोग या मानव समूह वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण से किस प्रकार प्रभावित होते हैं और मानव के भोजन, वस्त्र, आश्रय, व्यवसाय तथा उच्चतर आवश्यकताओं पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों की व्याख्या के लिए पारिस्थितिकी उपागम का ही सहारा लिया जाता है। पारिस्थितिकी उपागम यानी कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी ज्ञान की एक शाखा या विज्ञान है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में जीवों का अध्ययन करती है, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण से जीव की प्रतिक्रियाओं तथा अन्य जीवों के साथ उसकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो यानी पारिस्थितिकी में आप कहने का मतलब है कि एक तरफ पर्यावरण होता है यानी प्रकृति होती है, दूसरी तरफ जीव होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी में अध्ययन किस चीज़ का किया जाता है कि जीवों का पर्यावरण से क्या संबंध है, पर्यावरण का जीवों से क्या संबंध है और जीवों का अपने ही दूसरे जीवों से क्या संबंध है, इसका अध्ययन ही पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरे शब्दों में पारिस्थितिकी प्राकृतिक पर्यावरण तथा समस्त जीवों के मध्य अंतर संबंधों के साथ ही विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों की भी व्याख्या करती है। ठीक है, जैसा हमने अभी ऊपर बताया आपको कि पर्यावरण का संबंध जीवों से क्या है और जीवों का पर्यावरण से क्या है, साथ ही जीवों का अपने ही जीवों से यानी जीवों का जीवों से क्या संबंध है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत ही किया जाता है। मानवीय संचेतना पर निर्भर है तथा मानवीय वर्ण यानी ह्यूमन सिलेक्शन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके अनुसार भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण और पृथ्वी पर जनसंख्या तथा मानवीय क्रियाकलापों के बीच विद्यमान अंतर संबंधों को उजागर करना और भौगोलिक समस्याओं को प्राकृतिक रूप से निवारण करना होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगला उपागम है आपका विश्लेषण उपागम, यानी कि
यहाँ पे विश्लेषण उपागम लोकेशनल, यहाँ पे एक शब्द छूट गया दोस्तों, यहाँ पे स्थानिक होगा आपका, स्थानिक विश्लेषण उपागम यानी लोकेशनल एनालिसिस अप्रोच। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं ये क्या होता है। अवस्थितिक है, ठीक है, अवस्थितिक विश्लेषण उपागम। तो अवस्थितिक विश्लेषण मानव भूगोल का महत्वपूर्ण उपागम है जो भौगोलिक तथ्यों के स्थानिक व्यवस्थापन पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि जो आपके भौगोलिक तत्व हैं उनका स्थानिक व्यवस्थापन किस प्रकार का, इस पर ध्यान देते हैं। और भौगोलिक तत्व आपके क्या होते हैं, वे सभी तथ्य जो मानव को प्रभावित करते हैं वे आपके भौगोलिक तथ्य भी कहलाते हैं और भौगोलिक तत्व ही भी कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं भौगोलिक तत्वों का हमें स्थानिक व्यवस्थापन देखना होता है कि अलग अलग क्षेत्र में इनकी व्यवस्था किस प्रकार की है। ठीक है, अवस्थितिक विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य दृढ़तापूर्वक सही सामान्यीकरण, मॉडल और सिद्धांतों का निर्माण करना था। अवस्थितिक विश्लेषण का दर्शन प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म पर आधारित है जो 1950 और 60 के दशक में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक था। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम जो और नेक्स्ट वीडियो होंगे आपके, उसमें हम भूगोल में पाए जाने वाले कुछ वादों पर भी चर्चा करेंगे। उसमें आपका एक प्रत्यक्षवाद भी है। ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे, चिंतन फलक पर भी बात करेंगे हम कुछ वीडियो में आगे जाकर। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप भौगोलिक अध्ययनों में मात्रात्मक क्रांति यानी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का प्रादुर्भाव हुआ यानी उत्पत्ति हुई। बुंगी यानी डब्ल्यू बुंगे ने 1962 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सैद्धांतिक भूगोल यानी थ्योरेटिकल ज्योग्राफी में अवस्थितिक विश्लेषण का विवेचन करते हुए लिखा था कि भूगोल अवस्थितियों का विज्ञान है यानी ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ लोकेशन। ये पैराग्राफ दोस्तों या पॉइंट ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाता है कि थ्योरेटिकल ज्योग्राफी किसने लिखी यानी सैद्धांतिक भूगोल, तो बुंगे ने लिखी थी। कब लिखी थी, तो 1962 में लिखी थी। इसके बाद उन्होंने जो परिभाषा दी है ये भी आपसे सीधा सीधा ही पूछ ली जाती है कि भूगोल को अवस्थितियों का विज्ञान यानी ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ लोकेशन किस भूगोलवेत्ता ने बताया है, तो आपका आंसर होगा बुंगी ने बताया है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वान थ्यूनेन ने 1826 में कृषि अवस्थिति सिद्धांत, दोस्तों ये भी आप याद रखेंगे, कृषि अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया, तो वान थ्यूनेन ने दिया था 1826 में। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में क्रिस्टालर महोदय ने 1933 में केंद्र स्थल सिद्धांत का, और वेबर ने 1909 में औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों ये आप सिद्धांत याद रखेंगे और दिया किसने है और कब दिया है। जैसे वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत 1826 में, क्रिस्टालर महोदय ने 1933 में केंद्र स्थल सिद्धांत, वेबर महोदय ने 1909 में औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो कि आपकी इसी अवस्थितिक विश्लेषण पर ही आधारित थे। इसके बाद परवर्ती वर्षों में हूवर 1948, लॉस 1954 आदि अर्थशास्त्रियों ने इन अवस्थितिक सिद्धांतों को आधार बनाकर नवीन ढंग से अवस्थितिक विश्लेषण प्रस्तुत किए। 1950 और 1960 का दशक वह समय था जब भूगोल की परंपरागत यानी गुणात्मक संकल्पना को छोड़ा जा रहा था और विभिन्न आर्थिक और सामाजिक तत्वों की नवीन अवस्थिति तथा वितरण प्रतिरूप की व्याख्या हेतु नवीन स्थानिक संकल्पनाओं का विकास किया जाने लगा था। कब, 1950 और 60 के दशक में पुरानी परंपराओं को छोड़कर भूगोल को नए आयाम दिए जा रहे थे। इसके बाद इजार्ड, यहाँ पे इजार्ड होगा। ठीक है, इजार्ड एवं उसके सहयोगी द्वारा लिखित पुस्तक मॉडल्स ऑफ रीजनल एनालिसिस इंट्रोडक्शन टू रीजनल साइंसेस, ये भी दोस्तों आप पुस्तक याद रखेंगे किसने लिखी है, इजार्ड ने। मॉडल्स ऑफ रीजनल एनालिसिस इंट्रोडक्शन टू रीजनल साइंस यानी प्रादेशिक विश्लेषण के मॉडल प्रादेशिक विज्ञान की भूमिका के प्रकाशन 1960 के पश्चात अवस्थितिक विश्लेषण को नई दिशा मिली। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अवस्थितिक विश्लेषण को नई दिशा किस पुस्तक से मिली थी, तो मॉडल्स ऑफ रीजनल एनालिसिस। ठीक है, किसने लिखी थी, तो इजार्ड ने लिखी थी। परंपरागत भूगोल में जिन तत्वों और अवस्थितियों का अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण, ये आपको याद रखना है, क्वालिटेटिव, ठीक है,
गुणात्मक विश्लेषण के आधार पर किया जाता था, अब उनके लिए विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय और गणितीय विधियों का प्रयोग किए जाने लगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 1950 से पहले जिन भौगोलिक तत्वों का अध्ययन के लिए गुणात्मक विधियों का सहारा लिया जाता था, यानी क्वालिटेटिव विधियों का सहारा लिया जाता था, 1950 के बाद उन्हीं के अध्ययन के लिए सांख्यिकीय विधियों और गणितीय विधियों का सहारा लिया जाने लगा। ठीक है, ये परिवर्तन हुआ, ये भी आप याद रखोगे। अवस्थितिक विश्लेषण अनुभववाद यानी कि एम्पिरिसिज्म पर आधारित है, जो अनुभविक प्रेक्षण यानी प्रत्यक्ष प्रेक्षण को विशेष महत्व प्रदान करती है। प्रत्यक्ष प्रेक्षण का मतलब है कि मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में अध्ययन करना है तो हम खुद जाएंगे, यहाँ पर किसी की बताई हुई बात नहीं मानेंगे, हम खुद जाकर इस क्षेत्र का अच्छे से अध्ययन करके निष्कर्ष निकालेंगे। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रेक्षण यानी अनुभविक प्रेक्षण पर यह आधारित होता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अनुभववाद यानी एम्पिरिसिज्म भी कहते हैं। भूगोल में विभिन्न तत्वों के अवस्थितिक विश्लेषण और उसके आधार पर सामान्यीकरण यानी कि नियम का प्रतिपादन की दिशा में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता पीटर हैगेट का सर्वाधिक उल्लेखनीय योगदान रहा है। ठीक है, यानी कि अवस्थितियों का विश्लेषण करना, फिर नियम बनाना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किसने किया, पीटर हैगेट ने। और ये कहाँ के थे, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। सर्वप्रथम 1965 में पीटर हैगेट की पुस्तक लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये पुस्तक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे कि लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी किसने लिखी है, तो पीटर हैगेट ने लिखी है। कब, 1965 में। और पीटर हैगेट कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के थे। ठीक है, इस पुस्तक में पीटर हैगेट ने 5 प्रकार की अवस्थिति मॉडलों की व्याख्या की है, जो इस प्रकार है, यानी उन्होंने 5 प्रकार के मॉडल बताए हैं। पहला है आपका संचलन यानी मूवमेंट, फिर परिवहन जाल यानी नेटवर्क, केंद्र यानी नोड्स, पदानुक्रम यानी हायरार्की। ठीक है, और पांचवा है आपका धरातल या पृष्ठ यानी सरफेस। ठीक है, हैगेट की ये पुस्तक संशोधित रूप में 1977 में प्रकाशित हुई, यानी 1965 में उन्होंने लिखी थी लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर 1970 में उसका संशोधन हुआ, जिसमें एक अन्य मॉडल विसरण यानी डिफ्यूजन को भी जोड़ दिया गया। ठीक है, पहले कितने थे, 5, अब छठवां कौन सा आ गया, डिफ्यूजन यानी विसरण को भी जोड़ दिया गया। इस प्रकार हैगेट ने कुल 6 अवस्थिति मॉडलों का मात्रात्मक विश्लेषण किया, जो निम्नलिखित है। ठीक है, यानी 6 प्रकार के मॉडल बताए हैं पीटर हैगेट ने। सबसे पहला आपका है संचलन यानी गति यानी मूवमेंट। तत्वों की अवस्थिति के लिए तत्वों का प्रवाह होता है, यानी गति होती है, जो ऊर्जा प्रवाह, जनसंख्या प्रवाह, द्रव प्रवाह और संचार आदि के रूप में हो सकता है। यानी कि तत्वों की अवस्थिति के लिए तत्वों का प्रवाह होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा परिवहन जाल यानी नेटवर्क। यह मार्ग, सड़क, रेल मार्ग, संचार मार्ग आदि के रूप में पाया जाता है, जिससे होकर ही तत्वों का संचार होता है। ठीक है, यानी आपको थोड़ा थोड़ा समझना है कि पहले में क्या बताया कि तत्वों का प्रवाह होता है, दूसरे में क्या कहा कि इन मार्गों से होकर तत्वों का संचार होता है, यानी कि प्रवाह होता है। ठीक है, इसके बाद है संगम केंद्र यानी नोड्स। अब जब प्रवाह होगा, ठीक है, यानी कि उनमें संचार होगा, तो जाहिर सी बात है कि 2 या 2 से अधिक मार्ग मिलते भी होंगे, वह बिंदु आपका संगम केंद्र कहलाएगा। मान लीजिए कि एक मार्ग यहाँ से आगे आ रहा है, दूसरा मार्ग यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर इनका संगम हो गया, तो ये आपका नोड्स हो गया, यानी संगम केंद्र हो गया। ठीक है, इसके बाद है पदानुक्रम यानी हायरार्की। मार्ग संगम बिंदुओं पर स्थापित अधिवास या नगर विभिन्न पदानुक्रमों में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, पदानुक्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, यह आपका पदानुक्रम होता है, यानी हायरार्की होती है। जैसे पहले आपका गांव होता है, फिर कस्बा होता है, फिर नगर, फिर महानगर होते हैं, इस प्रकार आपके होते हैं। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें तो मान लीजिए आपकी ग्राम पंचायत हो गई, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत, फिर इसके बाद आपका राज्य स्तर पर होता है, फिर आपका केंद्र स्तर पर यानी कि देश स्तर पर होता है।
तो ये आपकी क्या है, हायरार्की होती है। इसी प्रकार आपकी जो भी जॉब हैं, जैसे मान लीजिए कि टीचर की जॉब ही है, तो उसमें भी आपकी हायरार्की देखते हैं। प्राइमरी, फिर जूनियर, फिर हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन, फिर आपका एमए यानी कि पीजे, इसमें भी हायरार्की पाई जाती है, यानी सभी तत्वों में हायरार्की पाई जाती है। इसके बाद है धरातल यानी कि पृष्ठ, सरफेस। विभिन्न अधिवासों की पदानुक्रमी स्थिति के अनुसार मानवीय क्रियाकलापों के सतह यानी क्षेत्र विकसित होते हैं जो क्षेत्रीय विस्तार को प्रकट करते हैं। और लास्ट है आपका छठवां यानी कि विसरण यानी कि प्रसरण यानी डिफ्यूजन। ठीक है। अधिवास या नगर के विकसित क्षेत्र के कतिपय बिंदुओं से अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल शक्तियों द्वारा तत्वों का प्रसार अन्य दिशाओं में होता है, जिससे पूर्ववर्ती धरातल का पुनः विस्तार होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका अपकेंद्रीय है यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो कहाँ काम करता है, तो केंद्र से बाहर की ओर काम करता है। ठीक है। और एक आपका होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, यानी अभिकेंद्रीय बल, वो बाहर से केंद्र की ओर काम करता है। तो आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है। अपकेंद्रीय केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, और अभिकेंद्रीय बाहर से अंदर की ओर। ठीक है। 1969 में पीटर हैगेट और सोल्ले द्वारा लिखित पुस्तक नेटवर्क एनालिसिस इन ज्योग्राफी, ये भी दोस्तों पुस्तक याद रखनी है। पहले हैगेट ने लिखी थी 1965 में लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। अब दो व्यक्तियों ने मिलकर यानी हैगेट और सोल्ले ने मिलकर लिखी है नेटवर्क एनालिसिस इन ज्योग्राफी यानी भूगोल में नेटवर्क विश्लेषण, प्रकाशित हुई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि मार्ग जाल विश्लेषण यानी नेटवर्क एनालिसिस द्वारा भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल की विश्लेषण पद्धतियों में एक रूपता लाई जा सकती है। ठीक है। हैगेट के समकालीन अनेक अन्य भूगोलवेत्ताओं ने भी उनकी अध्ययन विधि का अनुसरण किया, जिसमें सोल्ले, मॉरेल, आदम्स, गुल्ड, हार्वे, जॉनसन, कॉल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। दोस्तों ये नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि कौन अवस्थितिक विश्लेषण के समर्थक नहीं है। तो ये अगर आपको पता होंगे तो आप नहीं वाला आंसर दे पाओगे। इसके बाद व्यवहारवादी तथा मानववादी भूगोलवेत्ताओं ने दार्शनिक तथा विधि तंत्रीय आधार पर मानव भूगोल में प्रयुक्त अवस्थितिक उपागम की आलोचना की। यानी कि जब ये अवस्थितिक विश्लेषण आया तो इसकी कई विद्वानों ने आलोचनाएं भी की। ठीक है। अवस्थितिक विश्लेषण के विरोध में कुछ प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। वो कौन सी आलोचनाएं दी हैं उन्होंने, उसे भी देख लेते हैं। तो अवस्थितिक विश्लेषण मूलतः प्रत्यक्षवाद पर आधारित है। ये आपको आधार भी याद रखना, आपसे यही पूछा जा सकता है कि अवस्थितिक विश्लेषण किस पर आधारित है, तो प्रत्यक्षवाद पर। और मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों की व्याख्या हेतु मानकीय प्रश्नों यानी नॉर्मेटिव क्वेश्चन की अवहेलना करता है। यानी कि मानव और पर्यावरण के संबंध की बात वो बिल्कुल भी नहीं करता। नंबर दूसरा, मानवीय प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ है। किसी भी निर्णयकारी प्रक्रिया में सांस्कृतिक तथा मानव मूल्यों का बड़ा महत्व होता है, किंतु अवस्थितिक विश्लेषण पद्धति में मनुष्य को आर्थिक प्राणी मानते हुए यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकार के निर्णय वह आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः विवेक सम्मत होते हैं। ठीक है। यानी कि जो आपका अवस्थितिक विश्लेषण है उसने मानव को आर्थिक प्राणी माना है, जो कि सभी प्रकार के निर्णय आर्थिक दृष्टिकोण से ही करता है, यानी हानि लाभ को ध्यान में रखकर ही वो निर्णय लेता है। अवस्थितिक विश्लेषण निर्णयकारी प्रक्रिया की वास्तविकता को स्पष्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण अवस्थितिक विश्लेषण पद्धति से सही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ठीक है। चौथा है आपका, अवस्थितिक विश्लेषण के आधार पर निर्मित मॉडल अत्यंत सामान्यीकृत होते हैं, यानी कि नियम बनाने वाले होते हैं और वास्तविक जगत की जटिलताओं को प्रकट नहीं करते। यानी कि अवस्थितिक विश्लेषण में जो मॉडल बनाए जाते हैं वो सांख्यिकी और गणित पर आधारित होते हैं, जिनका वास्तविक जगत से कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि वास्तविक जगत में कौन सी समस्याएं हैं, जैसे आपकी गरीबी है,
शिक्षा है, भुखमरी है, आदि प्रकार की जो समस्याएं हैं उस पर अवस्थितिक विश्लेषण का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। समाजवादियों ने अवस्थितिक विश्लेषण की इस आधार पर आलोचना की है कि यह पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और प्रादेशिक असमानता में वृद्धि होती है। यानी जहाँ पर पूंजीवाद होता है वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और प्रादेशिक असमानता में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। इसी आधार पर समाजवादियों ने इसकी आलोचना की है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पार्ट 2 में बात की जो बचे हुए आपके उपागम थे, जिसमें हमने देखा आपका अवस्थिति विश्लेषण उपागम, ठीक है, भूदृश्य उपागम को भी हमने देखा। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने इन उपागमों की बात की। ठीक है। तो जो दोस्तों इस वीडियो से संबंधित जो PDF है और जो पिछले वीडियो से संबंधित आपका PDF है, उसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमेशा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।